हे बच्चों, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं इस सेल चैप्टर के। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेल चैप्टर के नए टॉपिक का, जिस टॉपिक का नाम क्या है हमारा, न्यूक्लियस। तो आइए शुरू करते हैं न्यूक्लियस के इस टॉपिक को। तो शुरुआत होती है हमारे एक नए टॉपिक से, जिस टॉपिक का नाम क्या है हमारा, न्यूक्लियस है। तो शुरुआत में हम लोग न्यूक्लियस के क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, इस पे अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो हम कहते हैं कि जी इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, न्यूक्लियस वाले टॉपिक में किस किस चीज को, इसके डिस्कवरी को लेके, इसके फंक्शन को लेके और इसमें पाए जाने वाले कंटेंट को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं आपके इस न्यूक्लियस टॉपिक को। तो शुरुआत होती है हमारे डिस्कवरी से बच्चों। तो डिस्कवरी की जब भी बात हम करते हैं बच्चों, तो हम कहते हैं कि डिस्कवरी की जब बात होती है तो हमें एनसीईआरटी की एक लाइन याद आती है। वो लाइन क्या है बेटा, हाँ ये देखते हैं। यहां पे हम एक लाइन एनसीईआरटी में, हमारी एनसीईआरटी लिखती है, न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल, एज अ सेल ऑर्गेनल was first described by was first described by किसके द्वारा बच्चों, हमारे रॉबर्ट ब्राउन सर के द्वारा। तो हम यहां पे लिखते हैं किसके द्वारा, बाय रॉबर्ट ब्राउन सर। ठीक है बच्चों, हम क्या देख रहे हैं बच्चों, जैसे ये लाइन आपको लिखी हुई मिलती है आप जान जाते हैं कि भाई हमारा जो न्यूक्लियस है उसको एज अ सेल ऑर्गेनल पहली बार डिस्क्राइब किया था किन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन सर ने, सेल के अंदर। लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, आपके माइंड में एक क्वेश्चन और अराइज हो जाता है कि रॉबर्ट ब्राउन सर ने न्यूक्लियस को एज अ सेल ऑर्गेनल हमारा क्या किया था, डिस्क्राइब तो किया था, लेकिन कब किया था। तो जब कब वाली क्वेश्चन आपके दिमाग में आती है, आपके माइंड में आती है, तो यहाँ पे आपको मैं आंसर देता हूं क्या बच्चों, वो है एज अर्लियर एज 1831। कौन सा समय था बच्चों हमारे, 1831 में। इस लाइन के बाद एक और लाइन हमें याद करनी है बच्चों, जो हमें के लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि हम न्यूक्लियस को अदर दूसरे नामों से क्या क्या जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं उस लाइन को भी, और उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिटेल करने वाले हैं। तो हमारा जो अगला है वो क्या है बच्चों, कि न्यूक्लियस, जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं वो आल्सो कॉल्ड एज, न्यूक्लियस आल्सो कॉल्ड एज, आल्सो कॉल्ड एज क्या चीज बच्चों, कंट्रोलर ऑफ द सेल और डायरेक्टर ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोलर ऑफ द सेल या फिर डायरेक्टर ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल। अब बात आती है आपके माइंड में फिर से एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है। वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो क्वेश्चन ये है कि हमारे न्यूक्लियस को हम कंट्रोलर ऑफ द सेल या फिर डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते क्यों हैं। आखिर क्या वजह है कि भाई हम न्यूक्लियस को कंट्रोलर या डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते हैं, वजह क्या है, इसके बारे में आंसर हमें मिलेगा कब, इसके फंक्शन पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं इनके फंक्शन को बात। तो यहां पे जब हम इनके फंक्शन को देखते हैं बच्चों न्यूक्लियस के, तो यहां पे जब फंक्शन की बात की जाती है न्यूक्लियस के, तो हम कहते हैं भैया इसका जो फंक्शन है वो पहला फंक्शन ही है क्या, कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और यही वजह है बच्चों जिसको वजह से हम न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कहते हैं। वजह क्या है सुन लीजिए अभी यहीं पे, देखिए अभी आंसर मिल गई कि नहीं मिल गई, फंक्शन जैसे ही हमने इसके बारे में पढ़ा। हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि जो न्यूक्लियस है वो क्या करती है, हमारे सेल के अदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उन सभी ऑर्गेनल्स के जो सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करती है। अब बोलो, अगर कोई हमारे सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है तो उसको कंट्रोलर नहीं बोलेंगे, डायरेक्टर नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, भाई बोलना तो लाजमी है। तो इसी वजह से अब इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कंट्रोलर है या डायरेक्टर ऑफ द सेल।
दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इनके फंक्शन की दूसरी फंक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो हम कहते हैं ये स्टोर करते हैं किसको, जेनेटिक मटेरियल को, स्टोर जेनेटिक मटेरियल। क्या स्टोर करते हैं बच्चों, हमारे जेनेटिक मटेरियल स्टोर करते हैं। अब देखिए, अब आपको ये कि जैसे कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसलिए इसको कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा, ये तो आपको क्लियर हो गया था इस लाइन से। लेकिन फिर आपके दिमाग में ये एराइज हो गया होगा क्वेश्चन कि भाई ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल क्यों करता है, कैसे करता है। क्योंकि बच्चों होता क्या है, इसके पास स्टोर्ड होती है जेनेटिक मटेरियल, और इस जेनेटिक मटेरियल में क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं हमारे सेल्स को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि हमारे सेल्स के ऑर्गेनल्स में कब और कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी है, हमारे इसी जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, इंफॉर्मेशन के रूप में पाया जाता है। और उसी इंफॉर्मेशन को रहने की वजह से हमारे इस जेनेटिक मटेरियल में हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ द सेल कह पाते हैं, क्योंकि वो हमारे सेल को कंट्रोल कर पाता है और डायरेक्शन प्रोवाइड कर पाता है हमारे सेल के अदर ऑर्गेनल्स को। बोलो बच्चों, क्लियर हुई बात, हाँ या ना। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम जब फंक्शन की बात कर लेते हैं इनके, तो आगे हमारी बात होती है किसको लेके, कि भाई जो हमारी न्यूक्लियस है वो कैसी दिखती है, हमारी जो न्यूक्लियस है वो कैसी दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को लेके बातें, और उस स्ट्रक्चर के बातें करते करते हम ये सीखेंगे कि हमारे न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें पाई जाती है। चलिए बच्चों, तो देखिए हमको न्यूक्लियस देखने से पहले, यानी कि न्यूक्लियस को बनाने से पहले हमें बनाना होगा क्या बच्चों, आपका एक सेल। क्या बनाना होगा, सेल। यानी कि हमें पहले बनाना क्या है बच्चों, सेल बनाना है। क्या बनाना है हमको, सेल बनाना है। तो ये जो मैं सेल बना रहा हूं बच्चों, वो एनिमल सेल बना रहा हूं। क्यों एनिमल सेल बना रहा हूं, क्योंकि एनिमल सेल में जो हमारी न्यूक्लियस होती है वो सेंटर में क्या होती है, सिचुएटेड होती है। तो हम लोग वहां पे बड़े आराम से और बहुत ज्यादा आसानी से क्या कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं या उसके बारे में जान पाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई या उसके इन्वेलप के बारे में हमको पता चला, वो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चला। तो आइए हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, ये जो हमारा सेल है ये एक हमारा एनिमल सेल है जिसको हम बनाने जा रहे हैं। इस एनिमल सेल में आपको पता है सबसे आउटर बाउंड्री जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि हमारे एनिमल सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो कौन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जबकि आपको पता है पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है कि जो हमारी प्लांट सेल होती है उसकी आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। जबकि हमारे एनिमल सेल में वो सेल वॉल क्या नहीं होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। तो हमारे एनिमल सेल की सबसे आउटर बाउंड्री क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कि करती क्या है बच्चों, वो करती है हमारे इन्वायरमेंट को सेपरेट, किससे, हमारे सेल से, या हम यूं कह सके कि हमारे सेल को सेपरेट करती है फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो ये क्या कर रही है, हमारे इन्वायरमेंट से इस सेल के साइटोप्लाज्म को, या हम यूं कहें प्रोटोप्लाज्म को क्या कर रही है बच्चों, सेपरेट कर रही है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म और हमारे इन्वायरमेंट के बीच में एक बाउंड्री बनाती है, और वो कौन है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम क्या देखते हैं बच्चों, इसके अंदर एक क्वासी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिस क्वासी फ्लूइड का नाम हम क्या देते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म नाम देते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चों प्रेजेंट होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस। अभी देखते जाना बच्चों,
हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है क्या? ये हमारा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म। क्या था बच्चों? साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है हमारे दो मेम्ब्रेन, जिन मेम्ब्रेन से बनती क्या है? हमारी न्यूक्लियस। क्या बनती है? हमारी न्यूक्लियस बनती है। तो आइए शुरू करते हैं इनके बारे में जानना। देखो बच्चों, एक आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रही होगी, एक आपको इनर मेम्ब्रेन दिख रही होगी। एक क्या दिख रही है? आउटर मेम्ब्रेन, और एक क्या दिख रही है? इनर मेम्ब्रेन। तो हम कहते हैं बच्चों क्या कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, क्या है? जो आउटर मेम्ब्रेन है, उस आउटर मेम्ब्रेन का नाम रखते हैं हम लोग क्या? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नाम रखोगे बच्चों? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लेके बच्चों हम बात भी करेंगे अभी आगे चल के। अभी हम दूसरे मेम्ब्रेन पे बात करने के, दूसरे मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा मेम्ब्रेन हमारा कहां है? इनसाइड है, अंदर की तरफ है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इन दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस आपको नजर आ रही होगी। इस स्पेस को भी हम लोग एक नाम देते हैं बच्चों, जिस स्पेस का नाम क्या है? इस स्पेस को नाम देते हैं हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस स्पेस के अगर हम लोग साइज की बात करें तो हम कहते हैं ये स्पेस की साइज क्या होती है? ये इसकी जो आप कह सकते हो ब्रिथ जो होती है वो क्या होती है हमारी? 10 से लेके 50 नैनोमीटर होती है। ठीक है। ये बात हो गई हमारे किसको लेके? पेरी न्यूक्लियर स्पेस को लेके। थोड़ी सी बात इसके अंदर चल के हम करने वाले हैं बच्चों, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात अब हम इसके बाद की करने वाले हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, ये कर क्या रहा है? जैसे हमारे सेल का इन्वेलप बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे ही हमारे न्यूक्लियस का इन्वेलप बनाता है ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मिलके। और ये इन्वेलप, जो न्यूक्लियस इन्वेलप है हमारा, ये बच्चों इंटरप्टेड होता है हमारे किससे? बीच बीच में न्यूक्लियर पोर से। किससे इंटरप्टेड होते हैं? न्यूक्लियर पोर से। तो ये हमारे क्या है बच्चों? बीच बीच में इंटरप्टेड होते हैं न्यूक्लियर पोर से। तो बीच में क्या पाई जाती है इनके? न्यूक्लियर पोर पाई जाती है। क्या पाई जाती है इनके बीच में? न्यूक्लियर पोर पाई जाती है बच्चों। और इन न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है? हमारे इस अंदर के कुछ कंटेंट को इस साइटोप्लाज्म में मिलाना, यही उनका क्या होता है बच्चों? काम होता है। तो इधर देखो, ये जो इंटरप्टेड होती है, जो न्यूक्लियर पोर बनती है, ये बनती क्यों है? आपके माइंड में एक क्वेश्चन और अराइज हो गया होगा कि भाई ये जो हमारी न्यूक्लियर पोर बन रही है, ये कैसे बन रही है? देखो बच्चों, होता क्या है, किसी किसी जगह पे हमारी जो दोनों डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर है, ये दोनों ही मेम्ब्रेन आपस में क्या हो जाती है? ऐसे फ्यूज हो जाती है। फ्यूज हो जाती है क्या मतलब? आपस में ऐसे मिल जाती है। जहां जहां पे ये फ्यूज्ड होती है मेम्ब्रेन, वहीं वहीं पे हमारी क्या बनती है बच्चों? न्यूक्लियर पोर बनती है। बात समझ में आई? जहां जहां पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन एक साथ फ्यूज होती हैं, वहीं वहीं क्या बनाती हैं? ये न्यूक्लियर पोर बनाती हैं। और ये जो न्यूक्लियर पोर होती है बच्चों, ये क्या करने के लिए होती है? हमारे अंदर से आरएनए को बाहर करने के लिए होती है। हमारे अंदर इस इन्वेलप के कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उनको बाहर जरूरत होती है जब साइटोप्लाज्म में, तो उनको बाहर लाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इस इन्वेलप के अंदर की। इस इन्वेलप के अंदर जब आप एंट्री करते हो, तो इस इन्वेलप के अंदर जब एंट्री करके हम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? इस इन्वेलप के अंदर भी एक हमारी फ्लूइड प्रेजेंट है, जिस फ्लूइड को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम दे रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म।
प्लाज्म नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं बच्चों इसको? न्यूक्लियो प्लाज्म नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म नाम दे रहे हैं। ये जो न्यूक्लियो प्लाज्म होती है, इस न्यूक्लियो प्लाज्म के अंदर हम क्या देखते हैं बच्चों? हमको 2 से 3 चीजें मिलती हैं। पहली जो चीज मिलती है इस न्यूक्लियो प्लाज्म में, यानी कि जो न्यूक्लियो प्लाज्म है ये कंटेन करके रखता है बच्चों, क्या हमारा क्रोमेटिन। क्या कंटेन करके रखा है? पहला क्रोमेटिन। क्या कंटेन करके रखा है? क्रोमेटिन। और इस क्रोमेटिन के साथ साथ हमारे इसी अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में हमारा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या है बच्चों? न्यूक्लियोलस। क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, यानी कि हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 2 चीजें प्रेजेंट है, एक तो क्रोमेटिन थ्रेड और दूसरा हमारा क्या है? न्यूक्लियो प्लाज्म के अंदर वो है न्यूक्लियोलस। तो ये क्या है? ये हमारी है एक्सटेंडेड फॉर्म में क्रोमेटिन। क्या होती है बच्चों? क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन हमारी जो है, इस क्रोमेटिन का जो टर्म दिया था बच्चों याद रखना, वो हमारे फ्लेमिंग सर ने दिया था। और वो भी फ्लेमिंग सर ने इस क्रोमेटिन को कैसे खोजा था? तो हम कहते हैं इसको आफ्टर द स्टेनिंग विद द बेसिक डाई, इन्होंने क्या किया था? इसकी डिस्कवरी की थी क्रोमेटिन को। और तब हमें पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि क्या है? हमारा क्रोमेटिन कहलाता है। तो ये हो गया हमारा क्या? क्रोमेटिन को लेके। याद रखना बच्चों, ये जो क्रोमेटिन बने होते हैं ये हमारे डीएनए से बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग कई सारे एक एक स्ट्रक्चर का क्या करने वाले हैं बच्चों? कुछ फंक्शन को जानने वाले हैं और भी कई स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि इतनी जानकारी लेने के बाद हम कहते हैं कि जो क्रोमेटिन थ्रेड है, ये क्रोमेटिन थ्रेड हमारे पास जो होती है वो डीएनए से बनी हुई होती है। और वो जो डीएनए होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कितने क्रोमेटिन थ्रेड में? तो हम कहते हैं 46 क्रोमेटिन थ्रेड में। यानी कि हमारा जो डीएनए है जो कि बच्चों 2.2 यानी कि 2.2 मीटर लंबा होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 40 से लेके 46। हम 40 से लेके नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं बच्चों 46 क्रोमेटिन थ्रेड में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। किसमें? 46 क्रोमेटिन थ्रेड में। और 46 क्रोमेटिन थ्रेड हमारे क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन याद रखिएगा बच्चों कि ये जो न्यूक्लियस होती है इसमें जो क्रोमेटिन थ्रेड पाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्टिंग सेल में पाई जाती है, यानी कि उस सेल में पाई जाती है जिसमें अभी कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है। और दूसरी कहां पाई जाती है? सेल डिवीजन के इंटरफेज तक हमको क्रोमेटिन थ्रेड दिखाई देते हैं। जैसे ही बच्चों हमारे जो सेल डिवीजन का इंटरफेज खत्म होता है और एम फेज स्टार्ट होता है, ये क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस होके क्रोमोसोम बन जाते हैं। आगे हमें अभी पढ़ना है। दूसरी चीज, एक चीज अभी इन चीजों को बात करने के बाद हम लोग फिर से बात आते हैं किसको लेके? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लेके। आपने देखा होगा कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम क्या देखते हैं बच्चों? ऐसे आउटर साइड में एक्सटेंडेड होता है और वो क्या बनाता है बच्चों? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारे जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, याद रखिएगा हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सटेंड करके फॉर्म करते हैं, यानी कि कंटिन्यू होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखना बच्चों कि आउटर मेम्ब्रेन क्या होते हैं? एक्सटेंट होते हैं, एक्सटेंट होते हैं आउटर साइड में, एक्सटेंट आउटवर्ड एंड कंटिन्यू and continue in the form of ER बॉडी, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आपने पिछले अभी हमारे
सेल के ऑर्गेनल्स में आपने पढ़ा था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर की, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एक्सटेंडेड होती है इन द फॉर्म ऑफ ईयर बॉडी। दूसरी चीज इसके बारे में एक चीज और आपको याद रखनी है बच्चा, वो क्या याद रखनी है कि जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है ये कंटेन करती है 80S राइबोसोम्स को अपने ऊपर, यानी कि इनके ऊपर हमारी कंटेन करती है ये क्या बच्चों, कंटेन 80S राइबोसोम्स। ठीक है, ये ऐसे इसके चारों तरफ क्या होते हैं बच्चों, हमारे 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। बच्चों, और ये जरूरी नहीं है बच्चों कि बस ये एक जगह पे एक्सटेंड हो, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी ऐसे चारों तरफ से एक्सटेंडेड होती है इन द फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और याद रखना बच्चों, इन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे बस हमारी 80S राइबोसोम्स नहीं होती है, बल्कि हमारी जो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है, उन पे भी क्या होती है, ये ऐसे पाई जाती है, जिसकी वजह से जहां तक ये 80S राइबोसोम्स हमारी पाई जाती है बच्चों, वहां तक हम लोग इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है, अगर हम लोग आगे चलते हैं तो आगे हमारा क्या है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, जहां पे हमारा क्या होना है, सारी जो यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस की बात करें, न्यूक्लियोलस की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो ये क्या करते हैं, ये पहली बार तो ये है कि ये फॉर्म करते हैं राइबोसोम को, यानी कि इनको हम लोग फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहते हैं, इनको हम लोग फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम, और याद रखना बच्चों, हमारे आर राइबोसोम्स यानी कि आर आरएनए को बनाने के भी ये साइट ऑफ सिंथेसिस भी होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारे किसको लेके, न्यूक्लियस को लेके और उसके स्ट्रक्चर को लेके। आगे हम लोग बात करेंगे इस क्रोमेटिन थ्रेड को कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम को लेके, वो हमारी अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।